हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट से आपके साथ जुड़ रही हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का सामुदायिक रेडियो है और हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं जो कि लाइब्रेरी साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके पहले भी हम 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला था फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड दूसरा था एथिक्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड अभी जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया वो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस किया। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी हमारे लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन की वो तैयारी करें इन फ्यूचर, चाहे वो केवीएस हो, यूजीसी नेट हो या एनवीएस का हो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बात करते हैं 5 लॉज होते क्या है बेसिकली। अब हम बात करें लॉज की, 5 लॉज की बात हो रही है, 5 नियम या 5 कह सकते हैं कानूनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो लॉज की बात करें हम यहाँ पे तो लॉ एक प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन का सेट होता है या कह सकते हैं गाइडलाइंस होती हैं, एक प्रिंसिपल होते हैं, एक मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, किस तरह से हमें किसी लाइब्रेरी को चलाना है। इन सब चीजों का विवरण एक प्रकार के लॉज में हमें मिलता है जो कि हम जिसे 5 लॉज कहते हैं। और बात करें कि 5 लॉज आए कहाँ से, इसकी कैसे उत्पत्ति हुई और इसकी रचना कैसे की गई, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से आई, क्यों जरूरत पड़ी। तो हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी उत्पत्ति डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर ने की और जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में सुनते आए हैं कि हम उन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं के अथक प्रयासों से 5 लॉज हमें मिले और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर ने इन्हें हाई कोर्ट की संज्ञा दी। उसका भी एक रीजन था क्योंकि जब कभी भी हम लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने में या चलाने में कहीं भी अटकते हैं तो इन लॉज के माध्यम से हम सहायता लेकर उस समस्या से निपट सकते हैं। तो इसीलिए हम इन लॉज को एक प्रकार से हाई कोर्ट की संज्ञा दी गई। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि हमारे जो धर्मशास्त्र होते हैं, गीता, रामायण, कुरान, तो इसी प्रकार हमारी जो ये 5 लॉज हैं वो हमारे लिए बिल्कुल धर्मशास्त्र के बराबर हैं। और इसीलिए हमारे जो लाइब्रेरी लवर्स या लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं इन्होंने जो 5 लॉज को धार्मिक ग्रंथ की उपाधि दी। इसकी शुरुआत करते हैं हम कि इनकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार की गई 5 लॉज की। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर को जब मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का पद प्राप्त हुआ तो उस समय उन्हें लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और इसके लिए वो लंदन गए और लंदन में विलियम चार्ल्स बर्बिकशेयर के संरक्षण में इन्होंने 1 साल तक लाइब्रेरीशिप की पढ़ाई की और इस दौरान लगभग उन्होंने 100 लाइब्रेरीज का विजिट किया और वहां के सारे अनुभवों को वो समेट कर 1925 में हमारे साथ इंडिया लेके आए। और यहाँ पर इन सारे अनुभवों को जो वहां उन्होंने सीखे थे उन्होंने लिपिबद्ध किया और 1928 में एक प्रकार के मतलब लॉज लिखित फॉर्म में हम लोगों को प्राप्त हुए और बुक फॉर्म में ये 1931 में हमें प्राप्त हुए। और 5 लॉज की ये अनमोल भेंट हमें 1931 में एज अ बुक फॉर्म में प्राप्त हुई। ये थोड़ी बैकग्राउंड्स के बारे में था, इसकी की पृष्ठभूमि कहाँ से आई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि 5 लॉज हैं क्या और इसे 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम बताते हैं कि 5 लॉज होते क्या हैं। 5 लॉज में 5 नियमों का जिक्र किया गया है और इन 5 नियमों की सहायता से हम लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चला सकते हैं और कोई भी समस्या अगर लाइब्रेरी को चलाने में आती है तो इन 5 लॉज के माध्यम से उस समस्या से हम निपट सकते हैं। सबसे पहला नियम है बुक्स आर फॉर यूज, मीन्स किताबें उपयोग के लिए हैं। दूसरा नियम है एवरी रीडर हिज और हर बुक, मीन्स प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। थर्ड लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर, मीन्स प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। फोर्थ वन इज सेव द टाइम ऑफ यूजर, मीन्स हम मतलब पाठक का समय बचाने की बात कही गई है। और फिफ्थ वन है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स लाइब्रेरी एक संवर्धनशील संस्था है। अब हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये हर लॉ में क्या क्या बातें कही गई हैं और किस तरह से इसका हम
इम्प्लीमेंटेशन करेंगे लाइब्रेरी को चलाने के लिए। तो हम फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं, बुक्स आर फॉर यूज। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग का फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, कि पहले बुक्स आर फॉर कंजर्वेशन का नियम चलता था, मीन्स किताबें संरक्षण के लिए हैं। किताबों को बंद अलमारियों या जंजीरों में बंद करके रखा जाता था, और जो मतलब समाज के जो एल्ड पर्सन या फिर जो विद्वान लोग होते थे वही उन बुक्स को पढ़ सकते थे, और सामान्य जन तक पुस्तकों की पहुंच बहुत कम ही थी, ना के बराबर थी। तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने इस समस्या से निपटने के लिए ही बुक्स आर फॉर यूज का नियम लेके आए, और इस नियम को इम्प्लीमेंट किया इंडिया की लाइब्रेरीज में। तो हम एक कैसे उपयोग में ला सकते हैं पुस्तकों को, तो इन्हीं बातों का विवरण इस लॉज में दिया गया है। फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, मीन्स किताबें उपयोग के लिए हैं। स्टार्टिंग में जब हमने फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात की थी तो उस समय हमने बताया था कि पहले किताबों को जंजीरों में बांधकर या फिर बंद अलमारियों में रखा जाता था, और सामान्य जन तक पुस्तकों की पहुंच नहीं थी, और पहले बुक्स फॉर कंजर्वेशन का नियम लागू होता था और किताबें संरक्षण के लिए ऐसा माना जाता था। और हमारे डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर के अथक प्रयासों की वजह से ही बुक्स आर फॉर यूज का नियम इंडिया में लाया गया, और इसमें कुछ बिंदु द्वारा हम कैसे उनको उपयोग के योग्य बना सकते हैं और कैसे उनका पूरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में इंगित किया गया है। तो हम वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लाइब्रेरी लोकेशन। तो लाइब्रेरी लोकेशन की बात करें तो हमारी जो लाइब्रेरी होती है, अगर बात करें एकेडमिक या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की, तो हमारे यूनिवर्सिटी के केंद्र बिंदु में होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे शरीर में हमारा हृदय केंद्र में स्थित होता है, उसी प्रकार हमारी लाइब्रेरी भी, किसी भी एकेडमिक लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी की बात करें तो केंद्र में होना चाहिए स्थित, और जिससे कि कोई भी यूजर मिनिमम दूरी तय कर मिनिमम समय में पहुंचकर लाइब्रेरी की सर्विसेज का फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। और अगर हम बात करें पब्लिक लाइब्रेरीज के रिगार्डिंग, तो पब्लिक लाइब्रेरीज भी हमारे सिटी के केंद्र बिंदु में स्थापित होनी चाहिए, ताकि, और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर पहुंचने के लिए प्रॉपर आवागमन के साधन अवेलेबल हों, जिससे कोई भी यूजर आसानी से लाइब्रेरी में पहुंचकर उसकी सर्विसेज का लाभ ले सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लाइब्रेरी टाइमिंग। मींस लाइब्रेरी टाइमिंग का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि वर्किंग पर्सन है कोई, तो वो कैसे लाइब्रेरी का लाभ ले सकता है। तो हमें लाइब्रेरी की टाइमिंग को जल्दी मॉर्निंग में स्टार्ट करके लेट शाम तक खोले रखना चाहिए। जैसे कि IITs या जो भी कैंपस की लाइब्रेरीज होती हैं, वो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक खोलने का प्रावधान है उनका, और लाइब्रेरीज को जनरली वीकेंड और हॉलीडेज में खोले रखने का प्रावधान है। और बात करें अगर हम हॉलीडेज की, तो लाइब्रेरीज केवल 3 हॉलीडेज लेती हैं, जो कि जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, केवल 3 दिन ही लाइब्रेरी बंद रहती है। बाकी 362 डेज लाइब्रेरीज खुली रहती हैं, और लाइब्रेरी अपने यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। और बात करें अगर IITs या फिर कैंपस लाइब्रेरीज की, तो एग्जामिनेशन डेज में ये 24 आवर्स खुली रहती है, ताकि लाइब्रेरी के यूजर्स जो हैं वो, इनका एग्जामिनेशन टाइमिंग में ज्यादा जरूरत पड़ती है लाइब्रेरीज की, तो उसका वो भरपूर यूज कर सके। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी फर्नीचर की। तो लाइब्रेरी फर्नीचर हमें डिसाइड करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइब्रेरी का फर्नीचर है वो आरामदायक हो, ताकि हमारा जो यूजर हो या जो पाठक है हमारा, वो देर तक उस फर्नीचर पर बैठ के पढ़ाई कर सके। और जो कुर्सी और मेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी एक प्रॉपर तरीके से अरेंज होना चाहिए, ताकि उस पे कोई भी पाठक आसानी से बैठ के पढ़ाई कर सके। और हमारा जो लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वहां पर प्रॉपर जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर सपोज दैट वहां पे AC नहीं है, तो वहां पे जो विंडो है वो खुली हुई होनी चाहिए, और प्रकाश और वायु का आवागमन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बुक सिलेक्शन की। तो बुक सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए। तो लाइब्रेरी में बुक सिलेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और हमें बुक सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो लाइब्रेरी का टाइप क्या है। सपोज दैट अगर हमारी लाइब्रेरी एकेडमिक या फिर कॉलेज लाइब्रेरी है, तो हमें अपने कोर्स कंटेंट के साथ साथ सप्लीमेंट्री बुक्स और
साइंस फिक्शन बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, प्रीवियस पेपर्स, इन सब चीज का कलेक्शन रखना चाहिए। और अगर यही पब्लिक लाइब्रेरीज की बात की जाए तो हमें इस कलेक्शन के साथ साथ लोकल कल्चर मटेरियल या लोकल कल्चर हेरिटेज के मटेरियल को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी स्टाफ की। तो हमारा लाइब्रेरी स्टाफ का किसी भी किताब को या किसी भी बुक को उपयोग में लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब भी कोई यूजर लाइब्रेरी में एंटर करता है तो सबसे पहले सामना उसका लाइब्रेरी स्टाफ से होता है, और लाइब्रेरी स्टाफ का ही फर्ज होता है कि वो यूजर को उसका अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए। तो हमारे जो लाइब्रेरी स्टाफ में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि वो प्रोफेशनली ट्रेंड होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, और साथ में उसको नई नई टेक्नोलॉजीज का ज्ञान होना चाहिए। और साथ में टैक्ट की बात की थी, जैसे कि मैंने एथिक्स में जो कि मैंने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक आपके साथ में, तो किसी भी प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करना उसे आना चाहिए। मीन्स कोई भी यूजर किसी भी प्रॉब्लम को लेके आता है तो उसे हैंडल करना आना चाहिए। तो मतलब इस तरह की क्वालिटीज लाइब्रेरी के स्टाफ में होना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग के बारे में। तो हमारी जो लाइब्रेरी बिल्डिंग का ढांचा होना चाहिए इस प्रकार की कोई भी यूजर आसानी से आ सके वहां पर। यहाँ बात हो रही है जैसे डिसेबल्ड पर्सन होते हैं कुछ, जो कि आसानी से सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, तो उनके आवागमन के लिए हमारी लाइब्रेरी के बिल्डिंग में रैंप या स्लोप की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से आकर लाइब्रेरी की सर्विसेज का लाभ ले सके। और साथ में इस टाइप्स के यूजर्स के लिए हमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का कलेक्शन भी लाइब्रेरी में रखना चाहिए, जैसे कि ऑडियो एंड डिजिटल बुक्स का कलेक्शन के द्वारा भी हम यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट लॉ का मैंने ओवरव्यू दिया कि फर्स्ट लॉज जो है बुक्स आर फॉर यूज को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइब्रेरी में इन पॉइंट्स की मदद से। अब हम बात करते हैं इसका ही नेक्स्ट लॉज के बारे में, जो कि पाठक के बारे में इंगित है, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। तो इस लॉस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक बात से अवेयर करा देना चाहती हूँ कि जो ये सेकेंड लॉ है और एक थर्ड लॉ भी है, जो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये दोनों सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब ये बनाए जा रहे थे तो ये युग्मक रूप में थे, मतलब जोड़े के रूप में थे, और ये दो ना होकर एक ही थे। यानी कि युग्मक रूप में मतलब कि ये जोड़े के रूप में एक लॉ था, 2 और 3 को मिलाकर एक लॉ को बनाया गया था। और चूंकि उस समय 4 की गिनती को शुभ नहीं माना जाता था, इसलिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने 5 लॉ को फॉर्म किया, और ये जो युग्मक के रूप में 2 और 3 लॉ थे उनको तोड़कर 2 और 3 में बना दिया गया, और हमें 5 लॉस की एज अ 5 लॉस मतलब प्राप्त हुए। और एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगी कि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सेकंड और थर्ड लॉ में कि एवरी रीडर हिज बुक और एवरी बुक इट्स रीडर, तो ये कैसे याद करें, क्योंकि जनरली क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होता है। मतलब जो स्टूडेंट होते हैं थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले पहले आना चाहिए या प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। तो इसका सबसे अच्छा याद करने का तरीका ये होता है कि हमने जैसा पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हम ट्रायो को याद रखते हैं तो ये हम जो कंफ्यूजन है इस कंफ्यूजन से निपट सकते हैं। ट्रायो में बात की गई है कि 3 स्तंभ होते हैं लाइब्रेरी को फॉर्म करने के लिए। पहला होता है, सबसे पहला होता है पाठक, और दूसरा होता है बुक यानी कि पुस्तक, और तीसरा होता है लाइब्रेरी स्टाफ। तो अगर हमें इस सेकंड और थर्ड लॉ में कंफ्यूजन से बचना है तो हमें ट्रायो को याद रखना पड़ेगा। और ट्रायो को याद रखना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारे जो यूजर है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना यूजर के हमारी लाइब्रेरी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारा सबसे अच्छा याद करने का तरीका है पाठक, फिर पुस्तक, फिर स्टाफ। तो सेकेंड लॉ की बात करें तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो इस तरीके से हम सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन जो होती है उससे निपट सकते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। तो अब हम सेकंड लॉ को डेप्थ में डिस्कस करते हैं कि सेकंड लॉ क्या है और इसके पॉइंट्स क्या हैं। सेकेंड लॉ जैसे मैंने अभी बताया कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। यहाँ बात हो रही है कि लाइब्रेरी में आने वाला प्रत्येक यूजर को उसकी वांछित पुस्तक मिल सके। यहाँ जरूरी नहीं कि वो यूजर हमारी लाइब्रेरी का स्टाफ हो या लाइब्रेरी का मेंबर हो। तो यहाँ मतलब बात की गई है लाइब्रेरी को समाज के हर स्तर तक पहुंचाने की,
और ये कैसे संभव है, इसी सब बातों का उत्तर हम इस लॉ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, हम जनरली 4 लोगों के मिले जुले कॉपरेशन से लाइब्रेरी को समाज तक पहुंचा सकते हैं। तो उन लोगों के हम योगदान या उन लोगों के दायित्वों के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला दायित्व है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, सेकंड है ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी, थर्ड वन है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टाफ, और फोर्थ वन है ऑब्लिगेशन ऑफ रीडर। मीन्स सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्य के क्या दायित्व है लाइब्रेरी को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक लाइब्रेरी को फंड की आवश्यकता पड़ती है लाइब्रेरी को चलाने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि बात करें यूनिवर्सिटी एकेडमिक लाइब्रेरी को, तो उन्हें वर्ष में एक बार लाइब्रेरी को चलाने के लिए फंड प्राप्त होता है, और जिसे वो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग यानी कि परमानेंट और नॉन परमानेंट खर्चों में व्यय करते हैं। अगर यही बात करें हम लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी के संदर्भ में, तो उसे चलाने के लिए एक प्रकार का फंड प्राप्त होता है जो कि लाइब्रेरी सेस के थ्रू कलेक्ट होता है। और जो लाइब्रेरी सेस एक प्रकार का लाइब्रेरी टैक्स होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लोगों से पब्लिक लाइब्रेरी के रेफरेंस में कलेक्ट करती है। यह एक प्रकार का टैक्स होता है जैसे कि मनोरंजन टैक्स या सर्विस टैक्स, तो इसी प्रकार का यह लाइब्रेरी टैक्स है जिसे हम लाइब्रेरी सेस कहते हैं। इसके द्वारा ही पब्लिक लाइब्रेरीज गवर्न होती हैं और चलाई जाती हैं। इससे भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं कि लाइब्रेरी सेस किससे रिलेटेड है, तो लाइब्रेरी सेस पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की, लाइब्रेरी अधिनियम की। तो जैसा कि हमने बात की लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी अधिनियम, तो लाइब्रेरी अधिनियम यह बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। और प्रेजेंट की बात करें तो 18 स्टेट में 18 अभी तक हमारे पास 18 पब्लिक लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, और जिनमें से 6 लाइब्रेरीज लाइब्रेरी सेस के द्वारा चल रही हैं। अब हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट की लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। मीन्स लाइब्रेरी सहयोग से चलती है, जो कि एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी की सहयोग करती है। यह सहयोग इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से भी हो सकता है, ट्रांसलेशन सर्विस के माध्यम से हो सकता है, बुक डोनेशन या बुक गिफ्ट के माध्यम से भी हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया हमारी लाइब्रेरी को चलाने के लिए कि स्टेट के क्या क्या दायित्व हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी की। तो बात करें अथॉरिटी की, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अथॉरिटी होती है जो कि वहाँ की चीज़ों को मैनेज करती है, वहाँ के फंडिंग या मैनेजमेंट जो भी चीज़ें हैं उनको मैनेज करती है। तो इसी प्रकार हमारी लाइब्रेरी में भी एक अथॉरिटी सिस्टम है जिसे हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, जो कि वहाँ के सारे रूल रेगुलेशन और बुक सिलेक्शन इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करती है। और इसमें कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इन डेप्थ में ना जाके थोड़ा मोटा मोटा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सबसे बड़ा रोल होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी का बुक सिलेक्शन का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो बुक सिलेक्शन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो फंड हमें बुक सिलेक्शन के लिए प्राप्त होता है, तो उस फंड को इस तरह से यूटिलाइज करें, उस तरह से मैनेज करें कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो फंड है बुक्स परचेज करने के लिए 20,000 है, तो हम उस 20,000 में इस प्रकार से बुक्स को मैनेज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स परचेज करके हम ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को प्रोवाइड करा सके, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक से मिला सके। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी को, और जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए तो वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो ताकि कोई भी यूजर लाइब्रेरी की तरफ रुख कर सके और किसी भी प्रकार की उसे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ स्टाफ की। तो स्टाफ का, जैसे मैंने अभी पिछले लॉ में भी डिस्कस किया कि बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी यूजर को उसकी बुक से मिलाने के लिए, तो यहाँ पर भी एक प्रकार की बात की गई है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी कि लाइब्रेरी के स्टाफ का एक प्रकार का मैच मेकर का काम होता है जो कि यूजर के एप्रोप्रिएट नीड को फुलफिल कर सके। बेसिकली बात यहाँ ये की गई है, और इसके लिए लाइब्रेरी के स्टाफ को वहाँ के कलेक्शन से फैमिलियर होना पड़ेगा और उसको पता होना चाहिए कि हमारी जो कलेक्शन है उसमें किस प्रकार का कंटेंट है और कौन कौन से बुक्स अवेलेबल हैं। सारी डिटेल्स उसे होनी चाहिए कि हमारे पास किस तरह की सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल हैं, ताकि कोई भी यूजर अगर आता है तो वह विद इन अ शॉर्ट टाइम उस स्टडी मटेरियल को यूजर्स को प्रोवाइड करा सके। अब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ रीडर्स की। मीन्स हमारे जो पाठक के भी कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं,
जो कि इम्पोर्टेंट है, और इनके बिना भी हम मतलब इस लॉ को फुलफिल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर बात करें, हमारी जो लाइब्रेरी होती है वो टाइम टू टाइम अपने यूजर्स के लिए वर्कशॉप, सर्वे, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती रहती है, ताकि हमारे यूजर्स को पता चले कि लाइब्रेरी को कैसे यूज करना है, उसके रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। तो इन सब चीजों से अवेयर कराने के लिए हमारी जो लाइब्रेरी का स्टाफ बहुत मेहनत करता है। तो इसलिए हमारे जो रीडर्स हैं उनको भी इन सब चीजों में पार्ट लेना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और साथ में प्रॉपर फीडबैक भी देना चाहिए कि हम, ताकि अपनी जो हमारी सर्विसेज हैं उन्हें हम इम्प्रूव कर सके और बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा सके यूजर को। और बात करें अगर इसी में दूसरे दायित्व की, रीडर्स का जो दूसरा दायित्व है कि जनरली कुछ बच्चे होते हैं या यूजर होते हैं जो कि लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हैं, साथ में बुक्स को वो छिपा भी देते हैं ताकि वही उस बुक को पढ़ सके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल स्टाफ को प्रॉब्लम होती है, साथ में उस यूजर को भी प्रॉब्लम होती है जो यूजर उस बुक्स को पर्टिकुलर पढ़ना चाहता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज से रीडर्स को आई थिंक नहीं करना चाहिए। और एक बात इसमें और है, जो कि जैसे हम बुक्स को इशू करते हैं किसी यूजर को, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 1 मंथ या 15 दिन या इस तरह का कुछ टाइम होता है। तो इस टाइम के अंदर उस यूजर को उस पर्टिकुलर बुक को रिटर्न करना होता है। तो लाइब्रेरी के यूजर का या रीडर का फर्ज होता है कि उस ड्यूरेशन में वो लाइब्रेरी को उस बुक्स को रिटर्न करे, ताकि दूसरा यूजर उस बुक्स को पढ़ सके और हमारा जो ये लॉ है, एवरी रीडर हिज और हर बुक्स, ये सक्सेस हो सके। तो ये था हमारा एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और ये हम कैसे पहुंचा सकते हैं और कैसे इसके लिए हमको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन सब बातों को हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में, जो कि प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक से संबंधित है। इसमें बात की गई है प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। तो ये कैसे संभव है और एक किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड बातों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन एक्सेस की। ओपन एक्सेस, जैसे कि बात करें, पहले बुक्स को बंद अलमारियों में रखा जाता था, तो उससे कोई भी व्यक्ति आता था तो उसे पहली बात तो टाइम लगता था, स्टाफ के पास जाता था, फिर वो बुक्स बोलता था और फिर बुक्स स्टाफ के द्वारा उसे प्राप्त कराई जाती थी, तो उसमें उसे टाइम लगता था। अब हमारी लाइब्रेरीज में खुली अलमारियों का प्रावधान किया गया है, ताकि कोई भी यूजर आसानी से बुक्स को अपने हाथों से आसानी से अलमीरा से लेके और उसे अपने अकॉर्डिंग देख सकता है, उसके कंटेंट की किस तरह के कंटेंट है, उसकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, और उस हिसाब से वो बुक्स को सिलेक्ट कर सकता है पढ़ने के लिए। तो ओपन एक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवरी बुक इट्स रीडर्स के लॉ के लिए। अब हम बात करते हैं सेल्फ अरेंजमेंट की। तो सेल्फ अरेंजमेंट से यहाँ मतलब है कि जो बुक्स हैं वो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे रैक्स में होना चाहिए। तो बुक्स रखते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रत्येक सब्जेक्ट, सपोज अगर फिजिक्स की बुक है तो फिजिक्स की बुक हम एक साथ रखें, केमिस्ट्री की बुक एक साथ रखें, जियोग्राफी की बुक्स एक साथ रखें। तो हमें मतलब एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बुक एक साथ रखने से हम अगर इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं तो किसी भी यूजर को आसानी होगी और प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक की भी प्राप्ति होगी। और अगर हम एक प्रकार की पुस्तक को एक साथ रखते हैं तो प्रत्येक पुस्तक प्रत्येक यूजर की नजरों में आएगी और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेल्फ रेक्टिफिकेशन की। तो सेल्फ रेक्टिफिकेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिससे हम बुक्स को टाइम टू टाइम उसके ऑर्डर को मेंटेन रखने में सहायता करते हैं। सपोज दैट जैसे कि लाइब्रेरी में यूजर्स आते रहते हैं और बुक्स को निकालते हैं और पढ़ने के बाद कुछ यूजर्स वहीं पे रख देते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान होता नहीं है कि हाँ वो बुक्स कहाँ से उठाई थी, या समटाइम्स वो भूल जाते हैं कि यहाँ से उठाने के बाद वो कहीं और रख देते हैं। तो इस प्रकार से बुक्स का जो ऑर्डर होता है वो गलत हो जाता है। तो इसी ऑर्डर को करेक्ट करने के लिए हम टाइम टू टाइम बुक्स या सेल्फ रेक्टिफिकेशन करते रहते हैं, ताकि जो बुक्स का ऑर्डर हो वो गलत ना हो और कोई यूजर आकर अगर कोई बुक सर्च करना चाहता है तो उसे उसी स्थान पर बुक्स अवेलेबल हो सके। इसके लिए हम एक काम भी कर सकते हैं कि जो भी यूजर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जो यूजर्स हैं वो बुक्स पढ़ने के बाद बुक्स को सेंटर टेबल पर रखें, और जिससे सेल्फ रेक्टिफिकेशन में आने वाली दिक्कतों से उन्हें थोड़ा सहायता मिल सकती है। अब हम बात करते हैं
कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन की, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एवरी बुक इट्स रीडर तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर दो बातें की गई, कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, जो कि दो तरह से यूजफुल हैं। और बात की जा रही है कैटलॉगिंग की। कैटलॉगिंग एक प्रकार की सूची होती है, या कह लें दो तरह की सूची होती है, एक कार्ड के फॉर्म में होती है या फिर एक रजिस्टर के फॉर्म में होती है। और आजकल तो एक नया इसका एक लेटेस्ट रूप आ गया है, जो कि ओपेक जिसे हम कहते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जो कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम बुक्स को सर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली यूजर्स की सुविधा के लिए बनाया जाता है। और एक प्रकार की ये सूची होती है जिसमें कि बुक्स की सभी डिटेल, जैसे कि टाइटल, ऑथर और उसके जो पब्लिकेशन संबंधित डिटेल, या फिर सब्जेक्ट की डिटेल, और क्लासिफिकेशन जिसे बोलते हैं वर्गीकरण संख्या। यानी कि सपोज दैट बुक्स, हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं और बुक्स को हम उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि बहुत सारी बुक्स हैं तो हम उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, साइंस, इन अलग अलग सब्जेक्ट में क्लासिफाई करते। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम एक नंबर जनरेट करते हैं, तो उस नंबर को क्लासिफिकेशन नंबर कहते हैं। और यही क्लासिफिकेशन नंबर हम कैटलॉग कार्ड में एंट्री करते हैं, उसकी लिखते हैं लेफ्ट साइड में। और जब हम बुक सर्च करते हैं तो इस क्लासिफिकेशन नंबर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो और क्लासिफिकेशन नंबर जो होता है, लाइब्रेरियन का काम होता है इस क्लासिफिकेशन नंबर को निकालना, ताकि हम यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग उन बुक्स को अलग अलग क्लासिफाई कर सकें और यूजर्स को टाइम पे बुक्स प्रोवाइड करा सकें और प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट बात करते हैं इजी एक्सेस की। तो इजी एक्सेस से ये तात्पर्य ये है कि जो बुक्स हमारी लाइब्रेरीज में ऑर्गेनाइज होती हैं वो एक प्रकार की सेल्फ में अरेंज होती हैं। तो वो सेल्फ की जो हाइट होती है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो किसी भी यूजर को आसानी से प्राप्त हो सके, या उसके आसानी से वो उठा सकता है उस बुक्स को। तो उसको जो उसकी हाइट होती है वो कम से कम, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम 6 से 7 फीट होनी चाहिए, ताकि नॉर्मल हाइट का भी कोई यूजर उसे आसानी से सेल्फ से उठा सके और पढ़ सके। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दो रैक्स की बीच की जो दूरी होती है वो इतनी होनी चाहिए ताकि दो यूजर या दो पाठक उसमें आसानी से बुक सर्च कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अब हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट की, या फिर नेक्स्ट बिंदु की कह सकते हैं, पब्लिसिटी। यानी कि हम कैसे प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें भी कई तरह की प्रचार की बात हो रही है, जैसे कि आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ही यूज में ला सकते हैं इस पब्लिसिटी के लिए। और सोशल मीडिया की बात करें तो आजकल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, प्रिंट मीडिया, और हम एडवर्टीजमेंट यानी कि टेलीविजन के माध्यम से भी हम पब्लिसिटी करते हैं। तो पब्लिसिटी का रोल बहुत ज्यादा होता है अगर हम प्रत्येक पुस्तक को उसके यूजर तक या पाठक तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रिंट मीडिया है हमारे पास, और टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी हम प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक तक पहुंचा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कोई बुक लाइब्रेरी ओपन हुई है और यहाँ पर वो विजिट कर सकते हैं और अपने लाइब्रेरीज की मतलब जो सेवाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में लास्ट पॉइंट की, या फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ बुक्स। यानी कि प्रत्येक लाइब्रेरी में हर दिन या कह सकते हैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ कलेक्शन ऐड होता रहता है। तो हम अपने लाइब्रेरी के यूजर्स को कैसे अवेयर कराएं ताकि वो उन्हें पता चल सके कि लाइब्रेरी में ये नया कलेक्शन ऐड हुआ है। तो इसके लिए हम जहां से यूजर का एंट्रेंस होता है, मतलब जहां से यूजर आता है, वहां पर हम एक प्रकार का नोटिस बोर्ड लगा सकते हैं या डिस्प्ले बोर्ड लगा सकते हैं, जिसपे हम एक जो कलेक्शन ऐड हुआ है उसकी लिस्ट वहां पर पेस्ट कर सकते हैं या फिर उस लिस्ट को लगा सकते हैं, जिससे यूजर्स को पता चल सके कि हाँ, हमारे लाइब्रेरी में ये कलेक्शन ऐड हुआ है। साथ में आजकल बुक्स के साथ साथ बुक्स की जैकेट बुक्स में ऐड होके आने लगी है और उस जैकेट में बुक्स की डिटेल, ऑथर, बुक्स का टाइटल, पब्लिकेशन, इन सब चीजों का विवरण होता है। और उसका मेन पर्पस भी यही होता है कि उस बुक जैकेट को हम आसानी से वो निकल जाती है और उस बुक जैकेट को निकाल के हम डिस्प्ले रैक में उसे पिन की सहायता से लगा सकते हैं और अपने जो लाइब्रेरी यूजर्स को अवेयर करा सकते हैं कि हाँ, ये हमारा नया कलेक्शन है और इस कलेक्शन को वो विजिट कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। और आजकल ज्यादातर आजकल मतलब डिजिटल लाइब्रेरी और हमारी जो लाइब्रेरी डिजिटाइज हो रही हैं, तो
हमारे सॉफ्टवेयर में अभी न्यू अराइवल का ऑप्शन होता है, और न्यू अराइवल में हम अपने जो न्यू कलेक्शन जो हमारी लाइब्रेरी में ऐड हुआ है उस न्यू कलेक्शन को ऐड करके भी हम अपने यूजर्स को नए कलेक्शन से अवेयर करा सकते हैं। तो ये था थर्ड लॉ, और जिसमें बात की गई थी कि हम प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक तक कैसे पहुंचा सकते हैं। डियर लर्नर्स, आज हमने डिस्कस किए 5 लॉज के फर्स्ट 3 लॉज के बारे में, जो इस प्रकार थे। पहला लॉ था बुक्स आर फॉर यूज, मीन्स किताबें उपयोग के लिए हैं। दूसरा था एवरी रीडर हिज और हर बुक्स, मीन्स प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। और तीसरा हमने डिस्कस किया एवरी बुक इट्स रीडर, मीन्स प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बचे हुए 2 लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।